नमस्कार। मुखर संवाद के खास कार्यक्रम मुखर बाखबर में आपका स्वागत है। मुखर बाखबर उन खबरों को लाता है जो खबरों के अंदर की खबर होती है, यानी कहें कि हम खबरों के पोस्टमार्टम तक जाते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि वो तमाम खबरें जिनको आप जानना चाहते हैं और खबरों के पीछे की खबरें क्या हैं, उनको हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताते हैं। आज दो खबरों को हम लेकर आए हैं। पहली जो खबर है हमारे पास वो कल्पना सोरेन को लेकर है। कल्पना सोरेन जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी हैं, वो चुनाव लड़ सकती हैं और किस सीट पर लड़ सकती हैं, वो मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं। ऐसी स्थिति में तमाम विश्लेषण करेंगे। दूसरी जो खबर है, जो नगर निकायों के चुनाव हैं, उसको लेकर अब संशय के बादल मंडरा रहे हैं और ऐसी स्थिति में जो संशय दिखाई दे रहा है, उस संशय की स्थिति को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि नगर निकायों के चुनाव अगर स्थगित हो जाएं तो कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले महागठबंधन में जो प्लान बी तैयार किया गया है, जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर ईडी की गिरफ्त में आते हैं, ईडी की ओर से दबाव बढ़ता है, ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद महागठबंधन का चेहरा कौन होगा, तो ये साफ रूप से अब स्पष्ट होने लगा है कि अगर कुछ ऐसा होता है तो महागठबंधन का चेहरा हेमंत सोरेन की जगह पे उनकी पत्नी कल्पना सोरेन होगी। और ये तमाम चीज़ें संकेत दे रही हैं, जिस तरह से ईडी की पूछताछ हुई और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ईडी कार्यालय में रहने पर कल्पना सोरेन वहाँ जाती हैं, उनको अपने साथ लेकर आती हैं। यानी एक संकेत है राजनीति में लाने का और राजनीति में उनका पदार्पण होने का। 15 नवंबर का समारोह होता है या राष्ट्रपति से मिलने जब हो जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन उनके साथ होती हैं। 15 नवंबर के समारोह में कल्पना सोरेन अगर वहाँ आती हैं तो किस हैसियत से आती हैं, ये शायद एक सरकारी कार्यक्रम में सवाल बड़ा है। लेकिन सवाल के पीछे अगर सवाल छुपा हो और उसका उत्तर छुपा हो, तो ये समझना और ये समझाना मुखर बाखबर का दायित्व बनता है। कल्पना सोरेन राज्य स्थापना दिवस के मौके पर राजकीय समारोह में शामिल हुई। मुख्यमंत्री की पत्नी होने के अलावा उनके पास कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था जिस कारण से वो मंच पर बैठे, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनको मंच पर बिठाया और वो मंच पर थीं। तमाम चीज़ें हैं। ऐसी चीज़ों में ये कहा जा सकता है राजकीय अगर राज्य सरकार का कोई आयोजन हो रहा है, उस पर लोगों की अगर बैठने की व्यवस्था की गई हो, मुख्यमंत्री की पत्नी की व्यवस्था हो, तो ये शायद ये समझ से परे है, लेकिन समझना ज़रूरी है क्योंकि कल्पना सोरेन हो सकती हैं भावी मुख्यमंत्री। और यही कारण है कि शायद आपको कल्पना ना हो कि कल्पना सोरेन अगली मुख्यमंत्री हो जाएं। मुख्यमंत्री अगर हो जाती हैं, प्लान बी तैयार है महागठबंधन का। महागठबंधन इस प्लान बी को लेकर आगे चल रहा है कि अगर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को किसी कारणवश इस्तीफा देना पड़ता है तो ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन उनका चेहरा हो सकती हैं। इसकी स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए ये तमाम कार्य हो रहे हैं, जो सेंटीमेंट से जुड़ता है और तमाम चीज़ों को एक कड़ी के माध्यम से जोड़ने का काम करता है। कल्पना सोरेन को अगर आप देखेंगे तो वो जिस तरह से ईडी कार्यालय जाती हैं और वहाँ से हेमंत सोरेन उनके साथ आते हैं, और इसके साथ ही 15 नवंबर का जो राजकीय समारोह होता है उस समारोह में वो बैठती हैं। उसके बाद से विधायकों की बैठक होती है ईडी कार्यालय से आने के बाद, और ईडी कार्यालय से आने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विधायकों के साथ बैठते हैं और विधायकों की बैठकों के बाद विधायक जो हैं वो यहाँ तक कि मंत्री जो हैं मिथिलेश ठाकुर, उन्होंने भी इस बात को स्वीकारा है कि कल्पना सोरेन हो सकता है कि अगला चेहरा हो। हालांकि ये प्री मैच्योर चीज़ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि महागठबंधन के प्लान बी के तहत मुख्यमंत्री के रूप में कल्पना सोरेन हो सकती हैं। अगर कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री बनती हैं तो उनको विधायक 6 महीने में होना ज़रूरी है। ऐसी स्थिति में वो विधायक किसी आदिवासी सीट या अनुसूचित जनजाति की सीटों से नहीं बन सकती हैं, क्योंकि वो दूसरी राज्य की अनुसूचित जनजाति वर्ग से आती हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको यहाँ का जातीय प्रमाण पत्र मिलना मुश्किल होगा। ऐसी स्थिति में
जो सीता सोरेन के मामले में जो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, वैसी स्थिति से बचने के लिए कल्पना सोरेन को किसी सामान्य सीट से उतारा जाएगा, अनारक्षित सीट से उतारा जाएगा। और उसमें कौन सी सीट हो सकती है? हालांकि हमने कल बताया था आपको कि जामताड़ा के जो विधायक हैं इरफान अंसारी ने उनको ऑफर किया है कि वो जामताड़ा से इस्तीफा दे देंगे और उनके लिए सीट खाली करेंगे कल्पना सोरेन के लिए। इरफान अंसारी ने ये बयान दिया था और ये बातें स्वीकारी थी। और उसके बाद से लेकिन वहाँ पे जो पेच फंस रहा है वो पेच शायद कांग्रेस पार्टी के वो विधायक हैं, इस कारण से मुश्किल होगा। तो सबसे आसान सीट अगर मानी जाए तो गिरिडीह की सीट हो सकती है। गिरिडीह के सीट से कल्पना सोरेन उतर सकती हैं और वहाँ पर वो जीत भी दर्ज कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ जो सुदीव्य कुमार सोनू हैं वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बेहद करीबी हैं और वो उस सीट के लिए वो अपना त्याग कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में कल्पना सोरेन उस सीट से निश्चित रूप से वहाँ पे अपना भाग्य आजमा सकती हैं। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है वहाँ जो वोट बैंक है, आदिवासियों का जो वोट बैंक है, मुस्लिमों का वोट बैंक है, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए काफ़ी सहूलतें होंगी। लेकिन बीजेपी के जो प्रत्याशी होंगे उनके लिए स्वर्ण और कायस्थ वोट जो हैं वो चुनौती देते हुए नजर आएंगे। वहाँ कल्पना सोरेन को इन दो वोट बैंकों से जूझना होगा और वहाँ किस तरह से आदिवासियों का वोट और मुस्लिमों का वोट उनको मिल पाता है ये क्लियर है और इस बाबत वो वहाँ से चुनौती दे सकती हैं और कठिन नहीं होगा यहाँ पे चुनावी राह कल्पना सोरेन के लिए बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए। ये सीट कही जा सकती है कि सेफ सीट और ऐसे व्यक्ति के पास है जो आसानी से अपना इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो कल्पना सोरेन अगर मुख्यमंत्री होती हैं तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगी ये हमने आपको बताने का प्रयास किया है। और कल्पना सोरेन की कल्पना कीजिए कि अगर वो मुख्यमंत्री होंगी तो क्या होगा। दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर ये है कि नगर निकायों के चुनाव जो हैं वो स्थगित किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में जो संभावनाएं जताई जा रही हैं, कानूनी पचड़े में पड़ सकता है नगर निकायों के चुनाव, क्योंकि पूर्व सांसद सालखन मुर्मू ने कहा है कि नगर निकायों के जो चुनाव हैं वो असंवैधानिक हो गए हैं, असंवैधानिक है और इसके लिए राष्ट्रपति को उन्होंने पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा है कि इस बाबत झारखंड में नगर निकाय के चुनाव जो हैं संविधान और आदिवासी हितों के खिलाफ हैं। राजधानी रांची की मेयर के जो पोस्ट हैं वो उस पोस्ट को भी एससी के लिए आरक्षित कर दिया गया है। ऐसे में आदिवासी समाज भी उद्वेलित है। राष्ट्रपति को लिखे गए पत्र में सालखन मुर्मू ने कहा है कि झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना संख्या 175/2012 यानी दिनांक 17/11/2022 का नगर निकाय संबंधी चुनाव अधिसूचना संविधान की भाग 9A के अनुच्छेद 243 और भाग 10 के अनुच्छेद 244 का उल्लंघन करता है, जिसमें नगरपालिका के चुनाव और यहाँ पे अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का उल्लंघन करता है। अतः इसको मान्य झारखंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया जा सकता है। आदिवासी सेंगल अभियान के तहत जल्द ही इसमें चैलेंज करने की बात कही गई है, यानी वो दे सकते हैं चुनौती इस पूरे मामले को। वहीं पूर्व सांसद का कहना है कि जिस तरह से ये अधिसूचना जारी की गई है वह पूरी तरह से संविधान और आदिवासियों के हितों के लिए खिलाफ है और पूर्णतः गलत है। ऐसे में अब तक पंचायत कानून की तरह नगर निकाय विस्तार का कानून जो है वो संसद में पारित नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि जो नगर निकायों के चुनाव हैं वो कानूनी पचड़े में पड़ते हुए नज़र आ सकते हैं आने वाले समय में। हालांकि आदिवासी संगठनों ने कहा है कि इस बाबत हम आगे प्रयास करेंगे और इसको चैलेंज करेंगे, यानी झारखंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में ये चैलेंज किया जा सकता है। वहीं
जो कहा गया है कि पेशा पंचायत कानूनों की तरह सभी नगर निकायों के अध्यक्ष का पद जो है आदिवासियों के लिए आरक्षित होना तय है, यानी पेशा कानून के तहत उसमें रांची नगर निगम आता है। ऐसी स्थिति में ये चैलेंज करने वाली स्थिति होती है। सुप्रीम कोर्ट के 12 जनवरी 2010 के फैसले के खिलाफ बताया जा रहा है, क्योंकि अनुच्छेद 244 के तहत अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का लक्ष्य जो है उसको लेकर यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं। उसका लक्ष्य है आदिवासी समाज की सुरक्षा और संवर्धन करते हुए शांति और सुशासन को बहाल करना, यानी कहा जाए। और 2010 का जो पेशा कानून के तहत पंचायत चुनाव हुए थे, वहीं पे इसी दलील को देते हुए वो नगर निकायों के भी चुनाव कराए जा सकते हैं, यानी उस स्थिति में यहाँ पे नगर निकायों के जो चुनाव हैं वो कानूनी पचड़े में पड़ता हुआ दिखाई दे रहे हैं। इन तमाम चीज़ों में यहाँ आदिवासी समाज की ओर से ये भी कहा गया है कि पेशा की तरह जो मध्य प्रदेश की तरह यहाँ भी पेशा कानून लागू होना चाहिए, यानी जिस तरह से बातें की जा रही हैं कि जो पेशा कानून के तहत यहाँ पे चुनाव होना चाहिए, स्थानीय निकायों के जो चुनाव हैं उस चुनाव में पेशा कानून के तहत पूरे प्रावधानों का पालन किया जाना चाहिए। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखेंगे स्थितियाँ तो ये पूरी तरह से जो नगर निकायों के चुनाव हैं उस चुनाव को पेचड़े में डाला जा रहा है। हालांकि इसकी शुरुआत की गई है सालखन मुर्मू की ओर से। अब देखना होगा कि कौन सा संगठन आगे बढ़कर वहाँ झारखंड हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती देता है, लेकिन जो सुगबुगाहट है उससे साफ दिखाई दे रहा है कि ऐसी स्थिति में स्थानीय नगर निकायों के जो चुनाव हैं वो कानूनी पचड़े में पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आदिवासियों का भी विरोध रांची के मेयर को जिस तरह से मेयर के पद को जिस तरह से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, उसके बाद से आदिवासी समाज भी विरोध कर रहा है। ऐसी स्थिति में टकराव बढ़ सकता है और कानूनी पचड़े में ये पूरा चुनाव जाता हुआ नजर आ सकता है। तो हमने इन दोनों खबरों को बताने का प्रयास किया और उसका विश्लेषण भी आपके सामने किया कि किस तरह से कल्पना सोरेन का जो प्लान बी महागठबंधन का है, कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकती हैं, वो गिरिडीह से चुनाव लड़ सकती हैं और उनके लिए शायद सेफ सीट भी है। ऐसे में वहीं स्थानीय निकायों के चुनाव कानूनी पचड़े में भी पड़ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मुखर बाखबर। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।